हेलो एवरीवन, हमारे साथ एक लेजेंड बैठे हुए हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं गेट और ईएसी के ऊपर। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। ओके वेल, माय नेम इज़ प्रमोद बीसल एंड मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई है, जो एक हॉस्टल बेस्ड स्कूल है। एंड उसके बाद मैं कोटा में गया। कोटा से कोचिंग लेने के बाद मैं आई गॉट सेलेक्टेड इनटू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से मेरा प्लेसमेंट हुआ बिकॉज माई एकेडमिक्स वॉज वेरी गुड। एंड बट जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ एंड इट वॉज ए स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप थी, तो उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग को जुलाई से लेकर दिसंबर तक डिले करते गए। सो वी थॉट कि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सो वी शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ईएसी। हम जितने भी लोग थे जो सेलेक्ट हुए थे, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, वी स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ईएसी। एंड वेल, फ्रॉम गेट आई गॉट सेलेक्टेड इन बीपीसीएल। आई वर्कड इन मुंबई रिफाइनरी फॉर 1 year एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई वॉज इन मुंबई। एंड एक बहुत अच्छी सिटी लाइफ वहाँ पे देखने को मिली, और रिफाइनरी का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली। एंड वेल, देन आई गॉट सेलेक्टेड थ्रू ईएससी इन इंडियन रेलवेज, और करंटली मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब आज हम लोग आपसे दोनों चीजें जानना चाहते हैं। एक तो आपका बीपीसीएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ से गेट के थ्रू जो लोग सिलेक्ट होंगे वो बीपीसीएल जाएंगे, तो वहां पर क्या क्या करना पड़ता है ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसे तैयार करना है, प्री मेंस इंटरव्यू, और आप कैसे इतने अच्छे मार्क्स लेके आके टॉप किए हैं, हर एक चीज को आप हमारे साथ शेयर करना। पर सबसे पहली बात सर, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का सेशन रखते हैं। क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको गेट एंड ईएससी दिलाना चाहिए? क्या है ना, कई बार हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो नहीं निकाल पाए तो कैसे निकाल लेगा। आपको क्या लगता है? आपने बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एक आइडियल स्टूडेंट कौन है जिसको इसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? देखो, गेट और ईएससी एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दोनों के दोनों, और दोनों में जो हार्डवर्क चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब गेट के लिए आपको एक स्मार्टनेस चाहिए होगी, बट हार्डवर्क भी उतना ही ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर स्मार्ट एंड इफ़ यू कैन डू हार्डवर्क, देन आप गेट बहुत अच्छे से निकाल लोगे। बट ईएससी के लिए आपको प्योरली हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और अगर कोई स्टूडेंट हार्डवर्क नहीं कर सकता है, सो वेल, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना एक 12 आवर्स का स्टडी प्लान शेयर किया था पर डे का। तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे कि हम लोग 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं दिन में। बट वो रियली ये होता है कि अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, देन ईएससी निकालना बहुत टफ है। तो ईएससी के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। गेट आप निकाल सकते हो अगर आप स्मार्ट हो तो, गेट में आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ आप अपनी स्मार्टनेस देखोगे, हार्डवर्क करोगे, दैट यू कैन डू। बट ईएससी आप नहीं कर पाओगे अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते हो तो इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और फिर उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन तो पढ़ा, 2 दिन हम 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे दिन आके वही 4-5 घंटे पे आ गए या फिर घूमने लग गए, दैट विल नॉट वर्क। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, ये 2 की चीज़ें हैं, बाकी सब तो धीरे धीरे हो जाता है। बहुत सही सर, बहुत सही। पर सर, मैं आपसे एक चीज इसलिए भी जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि आप एक आईआईटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी बैचलर्स में। आप ये बताएंगे क्या कि अगर कोई प्राइवेट से आ रहा है स्टूडेंट, तो उसको किन चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी जो एक ऑलरेडी आईआईटी वाला बंदा लेके आता है? क्या है ना, प्राइवेट में पहले ही डर रहता है उनके अंदर, अरे यार आईआईटी वाले भी रहेंगे, वो भी दिलाते हैं, हम कैसे निकाल पाएंगे, वो लोग कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? आप ये बता सकते हैं क्या, क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड हैं इस क्वेश्चन के लिए? देखो, एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैं 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईआईटी वाले ही एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। वो बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे बैच में, मतलब बीपीसीएल में भी, बाकी पीएसयूज में भी, गेट रैंकर्स आप देख लो किसी भी बैच के, किसी भी ईयर के, ईएससी रैंकर्स देख लो, हर बैच में अपने को प्राइवेट वाले मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो टॉपर्स रहते हैं वो खुद प्राइवेट कॉलेजेस से रहते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि केवल आईआईटी या फिर एनआईटी वाले निकाल सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, आई डोंट नो, आई मीन इसको काफ़ी लोग थोड़ा नेगेटिवली ले सकते हैं, बट केवल वो आईआईटीएंस जिनका प्लेसमेंट नहीं होता, या फिर जो प्लेसमेंट के टाइम पे कुछ और कर रहे होते हैं, दे गो फॉर गेट एंड ईएससी। जो आईआईटी के टॉपर्स होंगे, दे डोंट रियली केयर अबाउट गेट एंड ईएससी। टू बी फ्रैंक, मैंने फाइनल ईयर में गेट और ईएससी को मतलब छुआ भी नहीं था। आई डिड नॉट इवन अप्लाई फॉर गेट एंड ईएससी। मैंने फाइनल ईयर के बाद उनमें अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो सेम सिचुएशन सब लोगों के लिए। आईआईटी से केवल वो लोग जिनका प्लेसमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है या फिर जिनके एकेडमिक्स प्रॉपर नहीं है, केवल वो लोग गेट और ईएससी के लिए जाते हैं।
कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह पे रहते हैं, सो वी कैन हैव एक्सेप्शन एवरीवेयर, बट मेन चीज़ वही है कि अगर आपको आईआईटी में एक अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है देन यू विल थिंक ऑफ गेट एंड ईएससी। अदरवाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, कैट के लिए, दे आर द मेन टारगेट्स फ्रॉम आईआईटीएंस। वहाँ अगर आप जाना चाहते हो फिर ये सोच सकते हैं कि हाँ आईआईटीएंस हैं तो हमारे लिए कंपटीशन टफ है, लेकिन अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हो ना देन वहाँ पे वही आईआईटीएंस हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एकेडमिक स्कोर नहीं कर पाए, तो आपका कंपटीशन उतना टफ होगा नहीं, स्पेशली अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगेन अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी उसके अंदर। सर मैं ना आपसे ये एक चीज जानना चाहता हूँ, क्यों हम लोग ऐसा देखते हैं कि आईआईटी दिल्ली बहुत बड़ा हब है, पता है, जहां पर ना रैंकर्स ही रैंकर्स निकलते रहते हैं। मतलब बैचलर्स के बाद वाले जो एग्जामिनेशन रहते हैं, सिविल सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, या यू नेम एनी एग्जामिनेशन, वहीं पर से निकलते हैं, उसी लाइब्रेरी से। ऐसा है क्या वहां की हवाओं में, फिजाओं में, ये बताइए आप। एक्चुअली आईआईटी दिल्ली जो है वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है विच इज सराउंडेड बाय कोचिंग्स ओनली। तो अगर आप आईआईटी दिल्ली के कैंपस से बाहर निकलोगे तो मतलब एक जिया सराय करके जगह है, तो जो जिया सराय का गेट है उसके बाहर सारी कोचिंग है, नेट की और ये सब की तैयारी वो लोग करवाते हैं, एसएससी वगैरह की, मतलब स्मॉल एग्जाम्स की। अब थोड़ा सा दूर जाओगे कालू सराय वगैरह है जहाँ पे गेट की कोचिंग्स हैं, ईएससी की कोचिंग्स हैं, और कटवरिया सराय है, दैट इज अगेन ए हब फॉर कोचिंग्स। तो आईआईटी दिल्ली के सराउंडिंग का जितना भी पूरा एरिया है वो पूरा कोचिंग से भरा पड़ा है। तो जो भी स्टूडेंट आता है उसके दिमाग में अगर ये चीज़ एक बार बैठ गई कि उसे किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है देन ही विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, और वो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करेगा। एंड यूजुअली जब लोग कोचिंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है तैयारी करने का, सो दैट हेल्प्स देम टू गेट ए गुड रैंक। और इसीलिए हमको दिखते हैं कि आईआईटीएंस बहुत सारे हैं। अब बाकी एक फैक्टर तो होता है कि अगर कोई आईआईटी दिल्ली में है तो थोड़ा सा हम एज्यूम कर सकते हैं कि स्मार्टनेस लेवल हल्का ज़्यादा ही होगा, बट स्टिल जो मेन फैक्टर वो है कि आसपास की जो जगह है वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स है, मतलब सिविल सर्विसेज की, कैट की कोचिंग्स, गेट की, ईएससी की, यू नेम एनी एग्जाम एंड देयर इज अ कोचिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम नियर बाय द कैंपस। आपको ज़्यादा मतलब ऐसा ये कि व्हीकल भी नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो में बैठो, एक स्टेशन उतरोगे कोचिंग आ जाएगी, या फिर एक टेम्पो लेके पैदल जाके लोग कोचिंग करके आ जाते हैं, इतनी नज़दीक कोचिंग है। दैट इज मेन रीजन, वो ही एक कारण है उसका। बहुत सही सर, बहुत सही। तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं, कितनी सारी चीजों का आप ज्ञान रखे हैं। तो अभी सबसे पहली बात जो हम लोगों को जाननी है ना, मैं तैयारी किया, अब निकल गया एग्जामिनेशन, कौन सा पीएसयू लें आपके हिसाब से, क्या लेना चाहिए? अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि किस में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है? आपका तो बहुत अच्छा जॉब चल रहा था ऑलरेडी, आपको क्यों लगा? तो ये आप बता सकते हैं। देखो पहले पीएसयूज की बातें अपन करते हैं। तो जैसे गेट से कोई भी सेलेक्ट होगा तो एक अगर अच्छी रैंक आएगी देन सारे पीएसयू से इंटरव्यू कॉल आएगा एंड दैट पर्सन कैन गो टू एनी पीएसयू दैट ही वांट्स टू। तो जो सबसे टॉप पीएसयूज मानी जाती हैं दे आर ओएनजीसी एंड आईओसीएल, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए स्पेशली। तो अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है देन यू विल गेट सेलेक्टेड इन ओएनजीसी, अगर थोड़ी कम है देन यू विल गेट सेलेक्टेड इन आईओसीएल, अगर उससे कम है देन एनटीपीसी, बीपीसीएल और ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। और एक और जो फैक्टर आता है वो है कि सबसे पहले रिक्रूट कौन करता है, लाइन में कौन लगा हुआ है रिक्रूटमेंट में। सो बीपीसीएल सबसे पहले रिक्रूट करती थी, अब तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है तो वी डोंट रियली नो व्हाट हैपन, बट जिस टाइम पे वो रिक्रूट करती थी तो बीपीसीएल अप्रैल में रिक्रूट कर लेती थी, जबकि ओएनजीसी और आईओसीएल के जो प्रोसेसेस थे वो जुलाई में स्टार्ट होते थे। इन माई केस आई गॉट ज्वाइनिंग इन मे इन बीपीसीएल, जबकि जुलाई में आईओसीएल ने अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर भेजा था। सो क्या होता है कि अगर एक आप टॉप रैंकर हो और अगर आप कोचिंग में पढ़े हुए हो देन यू ऑलरेडी नो कि ओएनजीसी टॉप पे है, बिकॉज दे आर गोइंग टू पे हेफ्टी अमाउंट टू यू इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज। आईओसीएल सेकंड नंबर पे है। एनटीपीसी इज कंसिडर्ड ए गुड ऑप्शन क्योंकि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है एनटीपीसी का। इवन रिसेंट एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर एनटीपीसी इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ कंट्री, तो एनटीपीसी इज ए गुड ऑप्शन। अगर आप बीपीसीएल की बात करते हो, बिकॉज आई एम पर्सनली एक्सपीरियंस्ड विद बीपीसीएल, तो उसका थोड़ा सा प्राइवेट टाइप का कल्चर है, क्योंकि एक पहले सेल कंपनी होती थी, बर्मा शेल करके कंपनी होती थी, उसका ये नेशनलाइजेशन करके बीपीसीएल को बनाया गया था। एचपीसीएल का भी सेम है, तो उनका दोनों का जो कल्चर है दैट इज प्रेटी मच प्राइवेट टाइप, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। बट यूजुअली अगर आप जैसे थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी चाहते हो, सैलरी अच्छी चाहते हो, एंड इफ़ यू आर ए गेट टॉपर देन ओएनजीसी सबसे पहले, आईओसीएल, एनटीपीसी, फिर उसके बाद तो किसी में भी जाओ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, दे आर ऑल ऑलमोस्ट सेम ओनली, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इनफैक्ट जो अपने टॉप महारत्नाज हैं सबकी सैलरी सेम है, मतलब सबका बेसिक पे सेम होता है।
तो अलाउंसेस डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ONGC में जाते हो तो हार्डशिप अलाउंसेस कुछ आपको मिलेंगे, तो अलाउंसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, बट दैट डजेंट रियली मेक मच डिफरेंस। BPCL में भी सारे ऑयल PSUs में फॉर दैट मैटर दे प्रोवाइड ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ अलाउंसेस। तो ओवरऑल जो आपकी सैलरी आएगी वो अच्छी आएगी। अगर आप फील्ड में पोस्टेड हो जाते हो तो एक आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस मिलता है, क्योंकि फील्ड में हो तो ऑफकोर्स यू विल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो पर किलोमीटर उसका आपको पैसा मिलता है, दैट गिव्स यू वेरी गुड सैलरी एटलीस्ट इन इनिशियल डेज। बट एक बार जब आप प्रमोट हो जाओगे तो उसके बाद तो फिर फील्ड वर्क जैसे खत्म होगा, देन इट कम्स टू नॉर्मल अमाउंट ओनली। तो किसी भी PSU में आप जाइए, अगर आप एक अच्छे PSU में सेलेक्ट हो जाते हो आपकी अच्छी खासी सैलरी बनेगी, महारत्नाज में एटलीस्ट। अगर आप मिनी रत्ना में या फिर नवरत्ना में जाते हो देन स्केल वहाँ पे कम हो जाता है। मतलब महारत्ना का जो स्केल है वो एक ऊपर रहता है, नवरत्ना का एक नीचे रहता है यूजुअली, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम होगी। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास महारत्ना का ऑप्शन नहीं है देन मिनी रत्ना नवरत्ना दे आर ऑल्सो गुड, तो किसी में भी जाया जा सकता है। ये तो अपना PSUs का हो गया। नाउ सिंस आई वॉज वर्किंग इन BPCL रिफाइनरी, मुंबई रिफाइनरी, तो रिफाइनरी में एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं चारों तरफ, एंड केमिकल प्रोसेसेस में देर विल बी अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स टू बी फेंड, है ना। अपना जैसा सल्फर होता है, सल्फर बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता है, कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि हम एक कच्चे तेल को प्योरीफाई करके उससे गैसोलीन, डीजल और LPG ये सब बना रहे हैं, तो कैटलिस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, दैट विल बी देयर। टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है क्योंकि आप प्लांट में काम कर रहे हो, देर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो एक्चुअली दैट वाज मेनली नॉट सूटिंग मी। वो जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा हार्श था रिफाइनरी का, वो एक रीज़न था छोड़ने का। बाकी मेन रीज़न ये होता है कि जब आप किसी PSU में जाते हो तो एक थिंकिंग होती है कि PSU के बजाय EAC इज़ मच बेटर। सो उस थिंकिंग की वजह से मैं भी EAC में आया, बट बाकी ये अलग है कि EAC में आने के बाद यहाँ की रियलिटीज़ पता लगी। मतलब सैलरी का कंपैरिजन देखने मिलता है, अलाउंसेस को देखने मिलता है। इन दैट सेंस EAC मतलब काफ़ी हद तक डिफरेंट है, स्पेशली इंडियन रेलवेज। BPCL काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये मेन चीज़ है। बाकी एक चीज़ तो मैं देखा हूँ सर, मैं अभी तक करीब 40-50 इंटरव्यूज ले चुका हूँ टॉपर का। सब हमेशा ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आपके लेवल पे आ जाते हैं ना, या जो PSU में आते हैं EAC निकाल लेते हैं, उनके अंदर हमेशा रहता है कि वी नीड टू प्रोग्रेस, आगे और बढ़ना है और अच्छी चीजें करना है। अभी EAC हो गया, अभी CSE करनी है ना। तो ये चीज रहती है सबके अंदर, और ये शुरू से ये दिखने लगता है कि यू नीड टू प्रोग्रेस, यू डोंट वांट टू बी स्टैग्नेंट इनटू वन प्लेस, कि अब यही जिंदगी है, यही रहेंगे करके। तो आपने अपनी प्रिपरेशन चालू कहाँ से की थी? मतलब क्या सोचे, कौन सी बुक्स पकड़े? मेरे को सर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, समझ लीजिए। आपको मुझे गाइड करना है, आपको मुझे बताना है कि भैया तू इस चीज से शुरू कर दे। तो आपके लिए मेरा बड़े भाई वाला सजेशन क्या रहेगा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इट डजेंट मैटर कि आप गेट या EAC की कर रहे हो, CSE करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें एक बार। अगर आप पिछले साल का, उसके पिछले साल का, 2-3 साल का अगर एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बार आपको ये पता लगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन यू कैन वर्क अपॉन दैट। अब वहाँ से क्या होगा कि मेरा लेवल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ नहीं आता और एग्जाम में बहुत हाई फाई लेवल का पूछा जाता है, देन आई कैन डू ए कंपैरिजन कि मैं कहाँ पे हूँ और एग्जाम कहाँ पे है। हो सकता है कि आप दोनों सेम लेवल पे हो, देन यू कैन डू सेल्फ स्टडी, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप बहुत नीचे हो, एग्जाम बहुत ऊपर है, तो हो सकता है आपको कोचिंग लेने की जरूरत पड़े। तो पहले ये कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली नीड टू डू। और आपको एक स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी कि थ्योरी में एक्चुअली कितना टाइम देना है। तो जिस टाइम पे, जैसा मैंने बताया कि मेरी कंपनी ने डिले कर दिया था ज्वाइनिंग को, सो मेरे पास जब ये ऑप्शन मिला कि मेरे को गेट या EAC की तैयारी करनी है, माई प्राइमरी एम वाज टू गेट ए जॉब। मतलब मेरे को जॉब चाहिए, इट डजेंट मैटर कि गेट से मिले, EAC से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप ए ग्रुप बी कुछ भी हो, मेरे को जॉब चाहिए। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट, क्योंकि गेट क्या है, टोटली टेक्निकल एग्जाम है। EAC में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, दो चीज़ें तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पेपर उसका जनवरी में होता था और गेट का फरवरी में होता था, तो टाइम ज़्यादा है, सिलेबस सेम है, तो गेट की तैयारी करनी चाहिए ऑब्वियसली इफ़ यू वांट ए जॉब। तो जब मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखा। मैंने 2017 में तैयारी की थी, तो 16 का, 15 का, 14 का, ये 3 पेपर मैंने देखे एंड आई केम टू ए कंक्लूजन कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली तैयारी करने की ज़रूरत है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट आई नो द कंसेप्ट्स एंड इफ़ आई सिंपली डू सम सेल्फ स्टडी आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। वो एक कॉन्फिडेंस आ गया था उस चीज़ से। तो वो एक एस्पायरेंट को खुद को फील करना पड़ेगा कि उसे कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं है, अगर है तो किस लेवल तक है।
तो अगर एक बार आप ये समझ जाते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, देन यू कैन वर्क अहेड ऑन दिस। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो, फिर तो सारी चीज़ें वो मतलब नॉर्मल जो स्ट्रेटेजी होती है उनको फॉलो करके सब निकल जाता है। बहुत सही, मतलब वही है, पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि नहीं तेरे को करना है, इसके बिना नहीं निकल सकता है, तो ये बहुत गलत बात है। या मैंने तो नहीं की सेल्फ स्टडी, मैंने सेल्फ स्टडी से निकाला है, तू भी निकाल लेगा करके, ये भी गलत बात है। मतलब आप इवैल्यूएट करो, आप देखो कि आपको आपके कितने कंसेप्ट पता है, कितनी चीजें याद हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल 4 साल कॉलेज में पढ़े नहीं हो और आप सोचोगे कि सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे और निकाल लेंगे करके। सबकी सिचुएशन अलग होती है, ये बहुत बड़ी बात है। सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबका पोजीशन अलग होता है। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट जस्ट एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि सर आप अपने नोट्स शेयर कर दीजिए या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए। तो जैसे मैं एक पर्सन हूँ, वो मेरी स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, देयर आर सो मेनी पर्सन्स आउट देयर, स्पेशली आज की डेट में जब यूट्यूब है तो बहुत सारे टॉपर्स हैं। एंड बिलीव मी, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग होती है। तो एक जो कॉमन बंदा होता है, कॉमन एस्पायरेंट होता है, वो एक स्ट्रगल करने लग जाता है इसी चीज़ में कि उसको क्या फॉलो करना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि उसकी खुद की क्या रिक्वायरमेंट है, वो ये देखता है कि टॉपर ने क्या किया था। सो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है किसी भी पर्सन के लिए। इनफैक्ट वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। एज ए कैंडिडेट, एज ए एस्पायरेंट, आप खुद का एक लेवल समझो कि आप किस लेवल पे हो एंड उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओ। बाकी लोगों की सुनो, ऑब्वियसली सुनना सबका चाहिए, जैसे वो लोग बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। तो सुनो सब लोगों का इंटरव्यू, बट आफ्टर दैट डू योर ओन स्ट्रेटेजी एंड फॉलो योर ओन स्ट्रेटेजी। वो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगी, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं अच्छा रिजल्ट लाने का। बहुत सही सर, यही है शॉर्ट क्रिस्प, आपने हर चीज को कंफाइन करके बता दिया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अच्छा सर, अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे चलिए हम लोग प्री का डिस्कशन करते हैं। तो प्री में जैसे जब हम लोग आते हैं तो आप ही के आसपास में ही वो सिलेबस चेंज हुआ था, अगर आपको याद होगा, 2017 में हुआ। हाँ, तो उस समय जब आपने सोचा कि तो किन चीजों को करना चाहिए प्री के लिए, किस तरीके का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप बोले कि आपने सेल्फ स्टडी करने का सोचा, अब इसमें बात यह है कि आपके पास तो कंटेंट है ही नहीं, है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करें प्री की तैयारी को? और उसमें भी प्री में जो हम लोगों का नॉन टेक वाला पोर्शन आता है, पहले उसके बारे में बता दीजिए। ओके, देखो जैसा मैं बोल रहा था कि मेरे को तो एक जॉब चाहिए थी, सो गेट वाज माय टारगेट। अब लकीली ये हुआ कि मेरा गेट का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो गया, देन आई वाज हैविंग सम टाइम, तो उसमें मैंने नॉन टेक को पढ़ लिया। एंड जैसा अभी आपने भी बोला कि 2017 में पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था और नॉन टेक्निकल का किसी को आइडिया नहीं था। जो नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे ईएसी का, दे हैव सिंपली मेंशन्ड द नेम ऑफ ए टॉपिक। तो आप सिर्फ नाम पढ़ के ये नहीं पता लगा सकते कि आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी है। कोचिंग को भी नहीं आइडिया, किसी भी कोचिंग को नहीं पता कि हमें कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है। सो एवरीवन वाज इन ब्लैंक। तो सबने क्या किया, तुक्का मारा, जिसको जितना लगा, हर कोचिंग में उतना अपना सिलेबस करवा दिया उन्होंने। तो आई गॉट नोट्स, मेरा फ्रेंड था जो कोचिंग कर रहा था, मैंने उसके नोट्स को लिया, मैं उनमें से तैयारी करता था। मैं सिंपली उसके नोट्स पढ़ता था और उनसे देखा कि यार चलो ठीक है, ये चीज़ें ये लोग पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपने से तैयारी करने जाओगे एक ऐसे अनडिफाइंड सिलेबस में, देन यू डोंट रियली नो व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू लीव। तो वहाँ पे इतना कंफ्यूज होने की बजाय तो सिंपल सी चीज़ है कि जो किसी को करवाया जा रहा है, चलो ठीक है, कोचिंग वाले तो यही पढ़ रहे हैं ना, मैं भी उतना पढ़ लेता हूँ, तो जितना मार्क्स उनका आएगा उतना मेरे भी आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, तो है ना। तो वो एक ठीक चीज़ होती है। दूसरा ये था कि प्रीलिम्स में जो अपना जनरल स्टडीज़ होता है, दैट इज़ ओनली ऑफ 200 मार्क्स। अपना टोटल जो वेटेज है दैट इज़ 1300। अब 1300 नंबर में से सिर्फ 200 नंबर का जनरल स्टडीज़ है, जिसमें भी मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो मेनली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा लगभग। बाकी थोड़े से मतलब ऐसे नेचुरल से क्वेश्चन आते हैं कि एक मैनेजर को कैसा होना चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, दैट यू कैन डू। उसके अलावा अगर आप मैथ एप्टी कर लोगे देन दैट यू कैन डू। तो उतने पे क्या है कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे। अगर आपका मैथ एप्टीट्यूड अच्छे से हो गया देन यू कैन क्लियर द कट ऑफ वेरी इजीली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने कर लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपने कॉलेज में थोड़ी बहुत ही पढ़ी है तो आप उसको कर लोगे, सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो ये 2-4 टॉपिक्स ऐसे थे जिनको आप इजीली कर लोगे। तो प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ में तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए किसी को। इनफैक्ट हमारे ईयर में भी आई थिंक 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। तो काफ़ी सारे लोग जो करंट अफेयर्स को लेकर परेशान होते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बट दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड। अगर आपके टोटल 1300 नंबर में से
अगर हार्डली 10 नंबर का करंट अफेयर्स आ रहा है, 10 नंबर भी मान लो 1300 में से, दैट डजंट इवन कंस्टिट्यूट ए परसेंटेज ऑफ दैट टोटल वेटेज, तो क्यों उस चीज़ के लिए अपने को परेशान होना है, राइट। तो ये एक चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए भी आपको टेक्निकल पे ही ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशली अगर आप गेट और ईएससी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो गेट में आप टेक्निकल पूरा कवर करोगे। अगर आप ईएससी की भी तैयारी करो तो टेक्निकल इज ऑलमोस्ट 95% से, तो आप 95% सिलेबस तो आपका गेट के थ्रू ही कवर हो गया। तो अगर आप टेक्निकल अच्छे से कर लेते हो, 300 मार्क्स का होता है, उसमें 500 में से आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। बाकी जो जनरल स्टडीज़ बचता है उसके अंदर से मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग कर लो या फिर सेफ्टी कर लो। सेफ्टी के भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि सॉल्व किए जा सकते हैं इजीली। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप कर लो तो बाकी किसी चीज़ की टेंशन रहेगी नहीं। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट इतना तो हम लोग पढ़ लेते हैं नॉर्मली, तो उतना आ जाना चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक देख लो। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया कि इकोलॉजी क्या होती है, यू कैन आंसर दैट कि इकोलॉजी क्या होती है। अदरवाइज एक बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया कि एटिमोलॉजी क्या होती है, यू डोंट रियली नो कि वो क्या होता है, तो वो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ो, उतने पर आपका ईजिली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जनरल स्टडीज़ का। बाकी आप टेक्निकल में स्कोर करिए सो दैट यू कैन गेट ए रैंक। और फिर मेंस में तो पूरा टेक्निकल ही वहाँ पे, तो आप जितना टेक्निकल में अच्छा करोगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए यार किसी कैंडिडेट को। बहुत सही है सर, क्योंकि ना मैं स्टूडेंट को और प्योरीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है ना, इतना तो कम से कम पढ़ ही लो कि जो बाकी सारे जगह पे पढ़ाया गया है, नॉन टेक की बात करें तो। और अगर आप उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ना तो आपकी मतलब टाइम का इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। आप बहुत ज्यादा एफर्ट देंगे पर वैल्यू बहुत कम आएगी उसकी। उससे ज्यादा ये है कि आप इतना ले आइए कि आप क्वालिफाई कर लो, आप थोड़ा सा बेटर मार्क्स लिया और उसके बाद टेक्निकल में खींचो जो आपके हर जगह के एग्जामिनेशन में काम आने वाला है, चाहे वो बार, इसरो, गेट, ईएससी कोई भी रहे। तो सर अगर हम लोग अब टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल की तैयारी कैसी करनी चाहिए? मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए क्या गेट जैसे, या फिर शुरू से ही मेंस की तैयारी करना चालू कर दें कि जब आएगा तब देखेंगे, जब प्री निकल जाए उसके बाद करनी चाहिए? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें? देखो प्रीलिम्स का जो अगर आप एग्जाम पेपर उठा के देखोगे कभी भी और अगर आप मेंस का देखोगे तो दोनों के पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रीलिम्स में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन। आप या तो थ्योरी का डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो, या फिर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। बट कन्वेंशनल में जो क्वेश्चन आता है, फिर मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, दे आर स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस। आप पहला स्टेप सॉल्व करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। दे आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो। तो अगर आप मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के पहले करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक तो उस टाइप का क्वेश्चन आने नहीं वाला है। स्पेशली ये मेरे साथ कॉलेज में भी होता था, इनफैक्ट गेट की जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी होता था, क्योंकि आईआईटीज में क्या होता है कि यू डोंट रियली नीड टू रिमेंबर एनी फार्मूला। ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं यूजुअली, तो हमने कभी कोई फार्मूला याद किया नहीं। तो क्या होता था कि हर चीज़ को डेराइव करते थे, स्टार्टिंग से डेराइव करके जाओ एंड तक, डेराइव करके जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर आंसर निकल के आ गया। दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल के लिए हमारा जो कॉलेज का सिस्टम था दैट वाज परफेक्ट। अब मेरा क्या हुआ कि मैं गेट के अंदर भी वही स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई वाज डूइंग सेल्फ स्टडी। तो गेट का या फिर ईएससी प्रीलिम्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बीम का स्लोप निकालना है डिफ्लेक्शन का, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, मैं बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर उसके अंदर बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, फिर उसके एक इक्वेशन निकालूंगा, फिर उसमें वैल्यूज पुट करूंगा। बट प्रीलिम्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप सिंपल उसमें वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको उतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि जो कन्वेंशनल के क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन गेट ऑल्सो। वो कहीं पे भी हेल्प नहीं करेंगे। और एक वो हिंदी की कहावत होती है ना कि जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवारी। तो अगर आपको सुई का काम है तो आप तलवार नहीं चला सकते हो उस पर, है ना। तो मेंस जो है अपना दैट इज तलवार, वो तलवार की जगह तलवार काम आएगी। प्रीलिम्स सुई हो, छोटी छोटी सी चीज़ें, अपने को बहुत माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी करोगे प्रीलिम्स के पहले, देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम फॉर श्योर शॉट, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हाँ, ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है कि यार मैंने तो प्रीलिम्स के 2 महीने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया, पीवाईक्यू भी खत्म कर दिया, टेस्ट सीरीज भी खत्म कर दिया, थ्योरी भी खत्म कर दी। देन यू आर हैविंग सम टाइम, देन यू कैन डू इट। बट अनलेस यू आर हैविंग ए लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग विद यू और आपने रिवीजन वगैरह सब अगर नहीं किया है, देन डोंट डू कन्वेंशनल क्वेश्चंस एट ऑल। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो सबको मतलब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए इस चीज़ को। नहीं सर, पर ये जो आप बोल रहे हैं ना,
ये लेस देन 1% लोग होंगे जो लोग ये बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप कभी भी टाइम ऐसे बचा नहीं सकते कि ये बच गया, अब ये टाइम ये मैं इसमें एंजॉय करूंगा करके, ये ऐसा कभी नहीं होता है। आप तैयारी करते रहते, एक टेस्ट सीरीज खत्म हुआ और टेस्ट सीरीज आते रहते हैं, मतलब सेंटर बेस्ड टेस्ट रहते हैं, है ना, आप में टेस्ट दिलाते हो, बहुत सारे रहते हैं, ये कभी सफिशिएंट नहीं रहता, आपकी तैयारी कभी सफिशिएंट नहीं रह सकती है। तो सर के हिसाब से जो तैयारी है कि आप पहले प्री पे फोकस कर लो, जब मेंस आएगा उस समय आप उन चीजों पे फोकस कर सकते हो। पर सर अब बात क्या आती है कि जैसे अगर हम लोग मेंस की तैयारी करने पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो क्या सॉल्व करें, मतलब क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से हो जाएगा या हम लोगों को बुक भी निकालनी पड़ेगी? आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रही है?